हे गाइस, व्हाट इज़ अप, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे टाइम डायलेशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि टाइम डायलेशन होता क्या है, टाइम डायलेशन की शुरुआत कैसे हुई और इसी से जुड़े कुछ टाइम ट्रैवल की थ्योरीज दी जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जैसे एक आता है हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और एक आता है हमारा टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइम डायलेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो चीज़ जितनी ज़्यादा तेज़ चलेगी उसके लिए टाइम उतना ही ज़्यादा धीरे हो जाएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हम जो स्पीड ऑफ टाइम है उसको बढ़ा और घटा सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमारा यूनिवर्स है उसके भी कुछ फंडामेंटल लॉज है, यानी कि फंडामेंटल नियम है। उसी में से एक है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, विच डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। स्पीड ऑफ लाइट एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट एक अलग ही चीज़ है, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो कांस्टेंट है। यानी कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। अब आप बोलोगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आपने रिलेटिव मोशन अगर पढ़ा होगा तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानते होंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेसिकली ये मतलब है कि जैसे बाय चांस कोई घटना घट रही है या कोई इंसिडेंट हो रहा है तो आप उसको वो कहाँ से देखते हैं, यानी कि कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं इस चीज़ को। तो इसके बारे में आगे आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। पर अभी के लिए आप इतना ही जानिए कि जो हमारी लाइट की स्पीड है वो हमेशा एब्सोल्यूट होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्पीड ऑफ लाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी हो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए इस एग्जांपल में हमारे पास दो केस है। सबसे पहले हम ऊपर वाले केस के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि एक ट्रेन है जो कि 50 मीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है और उसमें दो पुलिस वाले हैं, उनका नाम ए और बी है, और एक थीफ है यानी कि चोर है जो भाग रहा है ट्रेन के ऊपर। अब जो हमारे दोनों पुलिस वाले हैं वो एक गन से गोली फायर करते हैं और दोनों की जो गोली की स्पीड है वो लगभग सेम है, यानी कि 100 मीटर पर आवर है। तो जो हमारा ए वाला है वो ट्रेन के रेफरेंस में है और जो चोर है वो भी ट्रेन के रेफरेंस में, यानी कि वो दोनों ट्रेन के रेफरेंस में है। तो यानी कि जो ए बुलेट की स्पीड है 100 मीटर पर आवर, उसी स्पीड से चोर को गोली हिट होगी। पर जो हमारा बी है वो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है और चोर ट्रेन के रेफरेंस पे है, इसलिए वो 50 मीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा है। तो हमारे जो बी की गोली है वो उसको लगभग 50 मीटर पर आवर की स्पीड से लगेगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड 50 है और वो ग्राउंड पे है और उसकी स्पीड 100 है, तो वो माइनस हो जाएगी। अगर आपने रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप इससे समझ सकते हैं। तो अब हम हमारे सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। इसमें सारी सिचुएशन सेम है, बट एक अंतर है कि जो हमारा ए और बी है उनके हाथ में गन के बदले लेज़र लाइट है, जिसमें से लाइट की स्पीड से लेज़र निकल रहा है, या फिर आप बेसिकली बोल सकते हैं एक लाइट सोर्स है जो कि लाइट की स्पीड से जिसमें से लाइट निकल रही है। तो इस बार आप क्या नोटिस करेंगे, इस बार ऐसा होता है कि भला ही वो दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे है पर दोनों की लाइट चोर को एक ही टाइम पर हिट करेगी, यानी कि दोनों की लाइट की स्पीड लगभग सेम ही रहेगी। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो लाइट की स्पीड है वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो चोर के ऊपर लाइट पड़ेगी वो दोनों की एक साथ पड़ेगी, एक ही स्पीड पर पड़ेगी, भला ही वो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले एग्जांपल में बताया कि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और स्पीड हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि लाइट की स्पीड है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, यानी कि उसको कांस्टेंट रखने के लिए टाइम अपने आप को एडजस्ट करता है। तो इसी से आता है हमारा टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। सपोज़ कीजिए आपका एक फ्रेंड है जो कि एक कार में बैठा हुआ है और आप ग्राउंड पर खड़े होकर उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यानी कि आपका फ्रेंड बैठा है कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और आप वो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और आप दोनों के पास एक एक घड़ी है और जो आपकी फ्रेंड की कार है वो लगभग लाइट की स्पीड से चल रही है। तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि जो आपकी घड़ी है उसमें तो टाइम नॉर्मल चल रहा है, पर जो आपकी फ्रेंड की घड़ी है उसमें टाइम थोड़ा स्लो चल रहा है। इसे हम कहते हैं टाइम डायलेशन।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि लाइट की स्पीड किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट होती है। तो जो हमारी लाइट की स्पीड है उसको कांस्टेंट रखने के लिए हमारा टाइम एडजस्ट हो रहा है। टाइम इस तरह एडजस्ट हो रहा है कि जो आप ऑब्ज़र्वर हैं आपकी घड़ी में टाइम नॉर्मल चल रहा है और जो उसके गाड़ी के अंदर बैठा है उसकी घड़ी में टाइम स्लो चल रहा है। तो इस तरीके से हमारी लाइट की स्पीड को कांस्टेंट किया जाता है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। इससे हमारे एक और महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस जी ने एक टाइम ट्रैवल के लिए हाइपोथेटिकल केस दिया था। उन्होंने ऐसे कहा था कि अगर हम एक अर्थ के सरकमफ्रेंस जितना एक रेलवे ट्रैक डिज़ाइन करें और उसमें हम ट्रेन चलाए कुछ पैसेंजर्स को बिठा के, और उस ट्रेन को लगभग लाइट की स्पीड से हम 2-3 हफ्ते तक लगातार चलाएं और उसके बाद हम रोकें, तो हम ये पाएंगे कि जो पैसेंजर्स उतरेंगे नीचे तो वो पाएंगे कि वो टाइम में आगे पहुंच चुके हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने तो 2-3 हफ्ते ट्रैवल किए थे बट अर्थ पे 3-4 साल निकल गए। तो अब मैं आपको टाइम डायलेशन का एक मैथमेटिकल प्रूफ देने वाला हूँ। तो अब इसे हम एक केस से समझेंगे। तो मान के चलिए हमारे पास जो पहला केस है उसमें एक ऑब्ज़र्वर है जो कि रॉकेट पे बैठा हुआ है, यानी कि वो रॉकेट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है और उसके पास एक घड़ी है और रॉकेट से एक लाइट का पल्स लाइट की स्पीड से नीचे गिर रहा है और वो उस मिरर से टकरा कर वापस ऊपर जा रहा है। तो वो जो हमारा ऑब्ज़र्वर है उसके हिसाब से जो लाइट का पल्स है वो सिर्फ नीचे जा रहा है और ऊपर आ रहा है। तो जो हमारा लाइट का पल्स है उसने लगभग जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की है वो की है 2h। h नीचे जाना और h ऊपर जाना। ध्यान रखिए ये ऑब्ज़र्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, यानी कि ऑब्ज़र्वर रॉकेट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा ऑब्ज़र्वर है उसने लाइट पल्स के नीचे जाने का और ऊपर जाने का टाइम रिकॉर्ड किया और उसने उसको नाम दे दिया टाइम t' का। अब हम हमारे सेकंड केस के बारे में बात करते हैं जिसमें ऑब्ज़र्वर ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस रॉकेट को देख रहा है। वो देखता है कि जो हमारी लाइट पल्स है कुछ इस पैटर्न से जाकर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। इस बार ऑब्ज़र्वर ग्राउंड पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले केस के मुकाबले इस केस में लाइट पल्स ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और जो हमारा ऑब्ज़र्वर है उसने लाइट पल्स के आने जाने का टाइम रिकॉर्ड किया और उसको नाम दे दिया टाइम t का। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट पल्स कुछ ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है l + l = 2l का। तो इससे हम कह सकते हैं कि सेम घटना दोनों ऑब्ज़र्वर्स के लिए अलग अलग टाइम पर हो रही है। इसे ही हम कहते हैं टाइम डायलेशन। तो चलिए अब हम जानते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ। तो चलिए अब हमारे इसमें केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में जो हमारा ऑब्ज़र्वर था वो रॉकेट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लाइट को ट्रैवल होते हुए देख रहा था। तो हमारा लाइट पल्स ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की थी वो थी 2h की और जो टाइम था जो ऑब्ज़र्वर ने ऑब्ज़र्व किया था वो था t'। तो जैसे कि हम जानते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें जो हमारा स्पीड है वो है हमारी स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल्ड बाय लाइट पल्स। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस = c × t'। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो है 2h, तो हम लिख सकते हैं 2h = ct'। तो अब हम हमारे सेकंड केस के बारे में बात करते हैं जिसमें हमारा जो ऑब्ज़र्वर था वो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये सब देख रहा था। तो उसके हिसाब से लाइट पल्स कुछ इस पैटर्न में ट्रैवल कर रही थी। तो इसे हम ABC पॉइंट नाम दे देते हैं और ये था हमारा L और L और ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना है और ये था हमारा H। तो जैसे कि हम जानते हैं स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और जो इस बार हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल थी वो थी l + l = 2l। तो हम लिख सकते हैं 2l = ct। तो इधर जो टाइम टेकन था t वो था ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाय ऑब्ज़र्वर। तो अब हम उस सिचुएशन को कुछ इस ट्रायंगल के फॉर्म में लिख लेते हैं और ये था हमारा h, ये था l और ये हमें फाइंड करना था।
तो इसको अब हम फाइंड करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं v जो था वो था हमारा स्पीड ऑफ रॉकेट, यानी रॉकेट v वेलोसिटी से चलता है। तो जैसे हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो उस तरह इसको हम लिख सकते हैं v इंटू टी। और जो हमारा t था वो था टाइम ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर और c है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट सोर्स था वो था l प्लस एल यानी कि 2l। तो इसको हम लिख सकते हैं vt/2 क्योंकि ये vt का हाफ है। तो जैसे हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 2l अपॉन t। तो 2l इज इक्वल्स टू ct और l इज इक्वल्स टू ct/2। नाउ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल में, तो देखेंगे l² इज इक्वल्स टू h² प्लस v² t² अपॉन 4। अब इस l की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो देखेंगे c² t²/2 इज इक्वल्स टू h² प्लस v² t²/4। अब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो c² t²/4 माइनस v² t²/4 इज इक्वल्स टू h²। अब हम इसमें से t²/4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा c² माइनस v² इज इक्वल्स टू h²। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं। तो जो t² इज इक्वल्स टू 4h² अपॉन c² v² है, उसमें से हम c² को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस v²/c²। अब जो हमारा t का स्क्वायर है उसको हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आएगा 2h अपॉन c, अंदर अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। तो जैसे कि हम फर्स्ट केस से जानते हैं कि t डैश इज इक्वल्स टू 2h/c, तो अब इसमें 2h/c की जगह हम t डैश पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन निकल करके आएगा t इज इक्वल्स टू t डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। यही होता है इक्वेशन ऑफ टाइम डायलेशन।